नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 16 जुलाई 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण षष्ठी। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान में मानसून पूरी तरह मेहरबान है। लगातार हो रही भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसके चलते ये मानसून अब धीरे धीरे मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। हाड़ौती समेत दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं, जहां कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और हाईवे पर जल भराव के कारण यातायात ठप हो गया है। लगभग 10,000 लोग अपने घरों में कैद हैं। हालात ये है कि बारिश से जुड़े हादसों में मरने वालों की संख्या लगभग 1 दर्जन पहुंच गई है। कोटा में पिकनिक मनाने गए 6 लोग चंबल नदी में लापता हो गए। साथ ही पाली में बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासन ने कोटा और पाली में छुट्टी की घोषणा कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में अब तक 12 लोगों का मौत होने की खबर सामने आई है, जिसमें चित्तौड़गढ़ 4 मौतें, प्रतापगढ़ 3, चूरू 2, कोटा 1, भरतपुर 1 और पाली 1 शामिल है। कोटा संभाग में चंबल नदी के उफान पर होने से स्थिति और भी विकट हो गई है। यहाँ 6 लोग नदी में बह गए, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। एक बेहद दुखद घटना में परीक्षा देने जा रही एक युवती स्कूटी सहित नाले में बह गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं चित्तौड़गढ़ में भी 4 लोगों की पानी में बहने से मौत की खबर है, जो बारिश के कहर को दर्शाता है। भारी बारिश के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे मध्य प्रदेश से राजस्थान का संपर्क भी कट गया है। कई इलाकों में स्कूल और अस्पतालों में भी पानी भर गया है, जिससे आपातकालीन सेवाओं पर भी दबाव बढ़ गया है। शहरों में जलभराव की समस्या इतनी गंभीर है कि कई कॉलोनियों में घरों के अंदर तक पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए एक नया और चिंताजनक अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है। ये अलर्ट पहले से ही परेशान लोगों के लिए और चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि लगातार बारिश और जल भराव के कारण बचाव कार्यों में भी बाधा आ रही है। श्री गंगानगर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में शुक्रवार देर रात एक बड़ी घटना ने इलाके को दहशत में डाल दिया। जानकारी के अनुसार कुछ युवक जो हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुए थे, उन्होंने सोमवार देर रात मोहल्ले में पार्टी के बाद जमकर उत्पात मचाया। घटना कब्रिस्तान के पास की बताई जा रही है, जहां इन युवकों ने एक कार में आग लगा दी, एक कार के शीशे तोड़ दिए। पीड़ितों में मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद मुजाहिद और बलवीर सिंह शामिल हैं। मुजाहिद की कार में आग लगा दी बलवीर सिंह की होंडा सिटी कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवकों द्वारा पास ही के एक घर में जन्मदिन की पार्टी की जा रही थी। पार्टी में देर रात तक डीजे बजता रहा और नशे की हालत में युवकों के बीच आपसी झगड़ा हुआ। इसके बाद उत्पात मचाते हुए उन्होंने बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। मोहल्ले के एक युवक ने बताया कि रात करीब 2 बजे पुलिस को डीजे बजने और शोरगुल की सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और पत्थरबाजी की गई, तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। गौर करने वाली बात यह है कि इन युवकों ने 2 दिन पहले ही जमानत पर रिहाई पाई थी। इसके बावजूद अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इससे मोहल्ले में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस समय पर पहुंचती तो इस तरह की वारदात को टाला जा सकता था। ये मामला न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि पुलिस की तत्परता
और रोकथाम की क्षमता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला रींगस से सामने आया है, जहां चित्तौड़गढ़ से आई महिलाओं के साथ एक वाहन चालक ने छोटे बच्चे के किराए को लेकर मारपीट कर दी। ये घटना उस समय हुई जब महिलाएं दर्शन के बाद रींगस रेलवे स्टेशन लौट रही थी। बताया जा रहा है कि 3 साल के बच्चे के किराए को लेकर शुरू हुए विवाद ने देखते हिंसक रूप ले लिया। चित्तौड़गढ़ से आई सीमा और शबनम अपनी सहेलियों और बच्चों के साथ सोमवार रात खाटू श्याम जी दर्शन के लिए आई थी। दर्शन के बाद मंगलवार सुबह वे निजी वाहन से रींगस रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी वाहन चालक ने छोटे बच्चे के किराए को लेकर विवाद शुरू कर दिया है। बात इतनी बढ़ गई कि चालक ने महिला को 5 से 7 थप्पड़ मार दिए, जिससे उसका मुंह सूज गया और वो घायल हो गई। इसके बाद महिलाओं ने भी आत्मरक्षा में चालक की पिटाई की और 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन तब तक वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो चुका था। पीड़ित महिलाओं ने कहा कि आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। घटनास्थल पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। गौरतलब है कि खाटू श्याम जी धाम देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और रींगस रेलवे स्टेशन इस यात्रा का प्रमुख पड़ाव होता है। यहाँ से श्रद्धालु निजी वाहनों के जरिए खाटू धाम पहुंचते हैं। ऐसे में आए दिन वाहन चालकों और दुकानदारों द्वारा श्रद्धालुओं से बदसलूकी और मारपीट की घटनाएं सामने आना चिंताजनक है। पाली लूनी मारवाड़ जंक्शन रेल खंड में भारी बारिश से कई ट्रेनों को समदड़ी भीलडी डाइवर्ट किया गया है। रेल खंड के पाली मारवाड़ बोमादड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक जाने के कारण ट्रेनों का संचालन अवरुद्ध हो गया है। पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक जाने के कारण सोमवार को ट्रेन 20,475 बीकानेर मिराज सुपरफास्ट और 14,707 लालगढ़ दादर रणकपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग लूनी मारवाड़ जंक्शन महसाणा की जगह परिवर्तित मार्ग लूनी समदड़ी भीलडी पाटन महसाणा की तरफ डाइवर्ट किया गया। सोमवार 14 जुलाई को रवाना होने वाली ट्रेन 19,223 साबरमती जमुतवी एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग महसाणा मारवाड़ जंक्शन जोधपुर की जगह परिवर्तित मार्ग पालनपुर भीलडी समदड़ी लूनी होकर संचालित होगी। इसी तरह कई अहम ट्रेनों को भी इसी रूट पर डाइवर्ट किया गया है। जोधपुर के कई संभागों में मौसम विभाग की बारिश की भारी चेतावनी जारी की हुई है, जिसको लेकर पाली रेल प्रभावित होने के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस सहित सूर्य नगरी रणकपुर सहित ऐसी कहानी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं जिन्हें जालौर होते हुए महसाना गुजरात निकल गया। वंदे भारत एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनें पाली मारवाड़ जंक्शन लूनी से होकर जाती थी। बारिश की वजह से जालौर भीनमाल महसाणा रूट पर डाइवर्ट किया गया है। पाली मारवाड़ बोमादड़ा खंड पर पटरी के नीचे से मिट्टी खिसकने के कारण ये मार्ग अवरुद्ध है। 20,475 बीकानेर मिरज सुपरफास्ट और 14,707 रणकपुर एक्सप्रेस को समदड़ी भीलडी पाटन होकर डाइवर्ट किया गया। 19,223 साबरमती जम्मू एक्सप्रेस को पालनपुर भीलडी समदड़ी लूनी मार्ग पर चलाया गया। मौसम विभाग ने जोधपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे रेल पटरियों को नुकसान पहुंचा है। पाली लूनी मारवाड़ जंक्शन सेक्शन अभी असुरक्षित है, इसलिए ट्रेनों को जालौर के वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। एसएचओ की कुर्सी पर बैठे बीजेपी विधायक बालमु कुंदाचार्य का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। अब खाकी और खादी की मर्यादा पर बहस छिड़ी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस पर विधायक बालमु कुंदाचार्य ने कहा कि कुर्सी पर नाम थोड़े लिखा है, मेरे बैठने से क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं एसएचओ की कुर्सी पर नहीं बैठा, बाकी लोगों की तरह ही बैठा था। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के रामगंज थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर कई थानों के एसएचओ की बैठक लेने की फोटो वायरल हो रहा है।
राजस्थान के पूर्व डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने मीडिया से कहा कि एसएचओ ही पुलिस का प्रथम आईना होता है। इस तरह जनप्रतिनिधि के उनके थाने में जाकर कुर्सी पर बैठना गलत है। नेताओं को भी मर्यादा रखनी चाहिए। इस तरह के व्यवहार से पुलिस की साख कमजोर होती है। विधानसभा में कांग्रेस के सचेतक रफीक खान ने इस तस्वीर को शर्मनाक बताया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते लिखा, बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर। जयपुर के रामगंज पुलिस स्टेशन में थानाधिकारी की सीट पर रॉब में बैठे विधायक क्या साबित करना चाहते हैं? ये न केवल प्रशासनिक मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि कार्यपालिका पर विधायिका के अनुचित दबाव का खुला प्रदर्शन भी है। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए एक खतरनाक संकेत है, उन्होंने लिखा। पुलिस की गरिमा को ठेस पहुंचाती ये तस्वीर आम नागरिकों के मन में कानून के प्रति अविश्वास भी पैदा करती है। मैं पूछता हूं कि क्या विधानसभा में विधायक की सीट पर थानाधिकारी बैठ सकते हैं? बीजेपी सरकार और प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने विधायक पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वरना ये परंपरा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में मूसलाधार बारिश हुई है। सबसे ज्यादा कोटा के खातोली में 198 मिमी बारिश दर्ज की गई है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राजस्थान में मानसून गतिविधियों को बल देने वाला दबाव का क्षेत्र पूर्वोत्तर हिस्से में सक्रिय है। ये सिस्टम अगले 2 दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में आगे बढ़ेगा, जिससे जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मानसून की सक्रियता से पूर्वी भारत और पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटे महत्वपूर्ण रहेंगे। कृषि, यातायात और जल प्रबंधन से जुड़े विभागों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है। आमजन को भी सावधानी बरतने और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर में भी बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। 15 जुलाई यानी मंगलवार को कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अति भारी बारिश व कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में भी कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने अजमेर, नागौर और पाली में मंगलवार के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, राजसमंद, सिरोही और टोंक में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जालौर और जोधपुर में भी मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 16 जुलाई को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश व कहीं अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में 17 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में 18 जुलाई से कमी दर्ज होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान के 13 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत है। लंबे समय से रुकी हुई राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना RGHS के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। ये फैसला सोमवार को मुख्य सचिव गायत्री राठौर की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। इस बैठक में अस्पताल संचालकों और RGHS सलाहकार समिति के सभी 8 सदस्य शामिल थे। सरकारी कर्मचारियों को अब निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा। सरकार ने 31 मार्च 2025 तक के सभी लंबित दावों का भुगतान 31 जुलाई 2025 तक करने का वादा किया है। भविष्य में दावों का भुगतान 45 से घटाकर 4 दिन में करने की योजना है। इससे कर्मचारियों को तुरंत राहत मिलेगी और अस्पतालों को समय पर पैसे मिलेंगे। सरकार ने योजना को सुचारू बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार की जाएगी, जिसे 3 महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कर्मचारियों की सुविधा के लिए न्यूनतम दस्तावेज प्रोटोकॉल लागू होगा, ताकि इलाज के दौरान कागजी कार्रवाई का बोझ कम हो। साथ ही
फार्मेसी और अस्पताल प्रतिनिधियों के साथ नियमित बातचीत होगी ताकि कोई दिक्कत न आए। टीएमसी एक्सेस की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा, जिससे योजना का लाभ आसानी से मिल सके। पिछले 6 महीनों से आरजीएचएस योजना निजी अस्पतालों में बंद थी। अस्पतालों को समय पर भुगतान न मिलने के कारण कर्मचारियों को इलाज के लिए अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा था। अब सरकार के लिखित आश्वासन और सकारात्मक चर्चा के बाद ये सुविधा फिर से शुरू की गई है। ये फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब वे बिना आर्थिक चिंता के कैशलेस इलाज का लाभ उठा सकेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट में सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में सुनवाई तेज हो गई है। सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए विशेष कार्यबल एसओजी के एडीजी वीके सिन्हा को मंगलवार को पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने के पीछे एसओजी की भूमिका पर सवाल उठाए और स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। वो इसलिए क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. शर्मा ने बहस करते हुए कहा कि एसओजी ने बिना सरकार की मंजूरी के अपनी मर्जी से भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी थी। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. शर्मा ने कोर्ट दलील में बताया कि 19 मार्च 2024 को एसओजी ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स का अचानक टेस्ट लिया, जिसमें केवल 50 अभ्यर्थी ही असफल हुए। शर्मा ने सवाल उठाया कि जब इतने कम लोग फेल हुए तो पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है। इस पर सुनवाई कर रहे जस्टिस समीर जैन ने टिप्पणी की कि ये एक नया तथ्य सामने आया है और यदि एसओजी ने बिना सरकारी निर्देश के कार्रवाई की तो इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। कोर्ट ने एसओजी के एडीजी वीके सिन्हा को तलब करते हुए निर्देश दिए कि वे मंगलवार को अदालत में स्वयं उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें। वहीं आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बैग ने दलील दी कि आयोग ने 30 जून 2023 को भर्ती पूर्ण होने की सिफारिश सरकार को भेज दी थी। आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बैग ने दलील दी कि आयोग ने 30 जून 2023 को भर्ती पूर्ण होने की सिफारिश सरकार को भेज दी थी। इससे पूर्व 18 अप्रैल को आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था और सदस्य रामू राम रायका को इसलिए अलग किया गया क्योंकि उनके पुत्र और पुत्री इस भर्ती के अभ्यर्थी थे। कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही रायका को चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया हो, पर उन्हें प्रक्रिया की जानकारी रही होगी। जब आरपीएससी ने प्रक्रिया को गोपनीय बताया तो अदालत ने कहा कि गोपनीयता कितनी रही, ये इस भर्ती से साफ जाहिर होता है। अब इस बहुचर्चित भर्ती मामले में एसओजी प्रमुख से अदालत सीधे जवाब तलब करेगी। पिछले साल उपचुनाव के दौरान टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट के समरावता में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में आरोपी नरेश मीणा 8 महीने बाद सोमवार को जेल से बाहर आ गए। नरेश को राजस्थान हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को जमानत दी थी। जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा सीधे समरावता गांव पहुंचे और वहां के लोगों से मुलाकात की। राजस्थान अगला विधानसभा चुनाव 2028 में है, लेकिन क्या इस साल ही नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच पाएंगे? इसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वाले मान रहे हैं कि इस वक्त नरेश मीणा की लोकप्रियता उठान पर है, ऐसे में वो इसका फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? दरअसल 12 जिले की अंता विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा को एसडीएम को पिस्तौल दिखाने के मामले में सजा हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्टेट एडवोकेट जनरल एजी राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट के आधार पर मीणा की सदस्यता को आधिकारिक रूप से रद्द घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद से ही एक बार फिर प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति बन गई है। अंता सीट को अब खाली घोषित किया गया है और जल्द ही चुनाव होने की संभावना है। अंता सीट पर कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक प्रमोद जैन भाया का दबदबा रहा है। जैन यहां से विधायक रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा लगातार प्रमोद जैन भाया के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में नरेश मीणा ने भाया का जमकर राजनीतिक विरोध किया है, भाया के घर के सामने प्रदर्शन किए हैं। इस मामले में तो नरेश मीणा पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस सीट पर नरेश मीणा की काफी पहले से नजर है। यहाँ मीणा समुदाय की अच्छी खासी तादाद भी है। ऐसे में नरेश मीणा के लिए ये बड़ा अवसर हो सकता है। अंता विधानसभा सीट पर साल 2023 के चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत 80.35 दर्ज किया गया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कंवर लाल मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 5,861 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। अंता विधानसभा झालावाड़ बारा लोकसभा सीट के तहत आती है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा का दबदबा कायम रहा। भाजपा के दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया को 3,70,989 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी थी। राजस्थान के डीडवाना जिले के नावा उपखंड क्षेत्र में अवैध बजरी माफियाओं का आतंक जारी है। इसी क्रम में बीती रात रविवार नावा क्षेत्र में बजरी से भरे एक डंपर के चालक ने 3 युवकों को डंपर से कुचलने का प्रयास किया, जिससे तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद तीनों को नावा के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं बजरी माफियाओं के लगातार बढ़ते आतंक से लोगों में गुस्सा है। ये घटना नावा उपखंड क्षेत्र के गांव उलाना की है, जहां बजरी से भरे एक डंपर ने अवैध खनन करते हुए 3 गायों को बेरमी से कुचल दिया। इसके बाद जब डंपर चालक डंपर लेकर भागने लगा तो गांव के युवाओं ने उसे रोकने का प्रयास किया, जिस पर डंपर चालक ने तीनों को कुचलने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने अपने वाहन से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नावा सीआई और एसडीएम को घटना की जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने फोन रिसीव नहीं किया। उन्होंने पुलिस पर बजरी माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर थानाधिकारी नंदलाल अस्पताल पहुंचे और घायलों से घटना की जानकारी ली। इस बीच उलाना के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि उलाना गांव से रोजाना दर्जनों अवैध बजरी से भरे डंपर सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं, लेकिन संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नतीजतन बजरी माफिया के हौसले बुलंद हैं।